वेलकम टू आवर 44th एपिसोड। आज हमारे साथ हैं सरोश अहमद साहब जो कि सीईओ एंड को फाउंडर हैं सिमेट्री ग्रुप के। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, फ्यू हाउस रूल्स। दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड और सरमाया की टीम इसको मीडिया चैनल्स पे अपलोड कर देंगे। We'll try to conclude this session in 1 hour. अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो सेकेंड हाफ में आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क योर क्वेश्चंस. I'll put my questions during the first 30 minutes, first half an hour. And once you have the mic, please mute yourself. And once I call your name, ask a quick and brief question. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया. If we may start with a little bit introduction of yourself. Ji, Assalamualaikum everyone and welcome to the forum. Thank you, Khizr Saab, for inviting me over. I am an MBA from Institute of Business Management. 99 की क्लास है और मैंने अपना करियर शुरू किया था बैंकिंग इंडस्ट्री से. So I have worked with 2 local banks and I worked with them for good 10 years. In the year 2009, I joined this company, Symmetry. And since then, initially I was in a finance role और फिर मैं सीईओ के रोल पे प्रमोट होके अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ. 2003 में हमने एक कंपनी फॉर्म की थी और उस वक्त ये एज अ साइड बिजनेस ही फॉर्म किया था इसको. लेकिन ये कि बाय 2009 इट ग्रेजुएटेड इनफ टू सपोर्ट माय सैलरी एंड ऑल्सो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया. जी. थैंक यू सरोज साहब. चलें बात करते हैं अबाउट सिमेट्री ग्रुप. अभी आप आईपीओ भी इसका लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दे दें. व्हाट डज सिमेट्री ग्रुप डू और डज, आपका विजन क्या है, मिशन क्या है और कौन सी प्रोडक्ट लाइंस हैं जो आप ऑफर करते हैं. जी. Symmetry Group is a technology and digital experiences company. We have got 3 companies in the group. Symmetry Group is the parent company, while we have got 2 subsidiaries, which are Symmetry Digital and Iris Digital. All of these companies provide services in 4 verticals to our clients. जिन 4 वर्टिकल्स में हमने अपनी सर्विसेज को क्लासिफाई किया हुआ है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरैक्टिव, कॉमर्स और मोबिलिटी है. ट्रांसफॉर्मेशन में भी मेनली हमारी जो एक्सपीरियंसेस की डेवलपमेंट है, जिसमें वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और दूसरे आउट ऑफ फॉर्म डिजिटल एक्सपीरियंसेस, किसी किस्म की भी डिजिटल एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे आते हैं. उसके बाद इंटरैक्टिव में मेनली डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़, क्रिएटिव साइड ऑफ थिंग्स, कंटेंट क्रिएशन, ये सारा इंटरैक्टिव में आता है. देन कॉमर्स के अंदर हमारी पार्टनरशिप है विद alibaba.com और हम प्राइमरली उस वर्टिकल में इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को कि वो alibaba.com के प्लेटफॉर्म पे आए एंड देयर वी क्रिएट देयर स्टोर्स, उनकी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करना, डिस्क्रिप्शंस लिखना, उनके प्रोडक्ट्स की ओवरऑल मेंटेनेंस और फिर मार्केटिंग और उनकी जो भी टेंडरिंग वगैरह का प्रोसेस होता है उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाना, ये सारा हमारा काम है. और लास्ट वर्टिकल हमारा इज़ मोबिलिटी, जिसमें हम वॉइस की और मैसेजिंग की सर्विसेज देते हैं टू आवर क्लाइंट्स. इसमें वॉइस में मिस्ड कॉल्स और दूसरे जो AVR आ जाता है, उसके अलावा जो मैसेजिंग की साइड है उसमें अगर आप चाहें तो किसी भी किस्म का SMS, बी इट प्रमोशनल SMS और ट्रिगर बेस्ड मैसेजेस, वो सारा कुछ हम इसमें कवर करते हैं. थर्डली अभी हमने लास्ट ईयर मेटा के साथ भी हमारी पार्टनरशिप हुई है एज अ व्हाट्सएप बिजनेस पार्टनर और उस पर हम अपने सॉल्यूशंस इस वक्त बना रहे हैं और कस्टमर्स को ऑफर करना हमने शुरू किया. जी. सही. सरोज साहब, आपके
स्मिट्री ग्रुप के कंपटीटर्स कौन हैं और आप अपने आप को किस तरह एक उनसे डिस्टिंग्विश करते हैं? जी, जिस टेक स्टैक पे हम काम करते हैं इसमें कंपटीशन इज कंपेरेटिव्स बहुत है। लेकिन लिस्टेड स्पेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो उस स्पेस में काम करी हो जहाँ पे जो हम सर्विसेज दे रहे हैं। और मार्केटिंग और सेल्स जिसको हम कहते हैं, या वो फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप कंज्यूमर को एंगेज करते हैं अपने साथ। दूसरी कंपनीज हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करती हैं, जैसे देर आर कंपनीज लाइक ऑक्टोपस जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर काम करती है, सिस्टम्स है, नेटसोल है। ये सब कोई फाइनेंस पे कोई इंश्योरेंस पे प्राइमरीली काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है वो मार्केटिंग की स्पेस में, या जो कंज्यूमर की जो जर्नी होती है जहाँ इंटरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो करता है, उस पे हम काम करते हैं। लेकिन लिस्टेड स्पेस के अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफरेंट काम कर रही हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन एक जो यूनिक फीचर हम ऑफर करते हैं वो ये है कि हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्टली कंपनीज सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही होती, वो एक या दो वर्टिकल्स में प्राइमरली काम कर रही होती हैं, बाकी चीज़ें आउटसोर्स कर रही होती हैं। लेकिन इस तरह हमारे केस में नहीं है। एक और जो यूनिक यूएसपी है हमारा, आप कह सकते हैं, वो ऑब्वियसली वो इतना लंबा जो हमने काम किया है 20 साल, उसमें जो हमने एक्सपीरियंस किया इस इंडस्ट्री को, उसकी जो लर्निंग्स ली हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज बेस बहुत बड़ी है। तो वो इतना इजीली इस मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है इतनी सारी कंपनीज को, क्योंकि कुछ कंपनी ने काम ही बहुत लेट शुरू किया है और जो कंपनीज पहले से काम कर रही हैं वो बहुत कम है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम आर पीयर कंपनीज। जी। थैंक यू वेरी मच सरोज साहब। रिगार्डिंग आईपीओ, आई पब्लिक जाने का मकसद क्या है? और आपके जो अगर पोस्ट आईपीओ कोई एम्बिशंस हैं, अगर वो शेयर कर कर सकें हमारे साथ। जी, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि हम लोग के एम्बिशंस क्या हैं और इस पैसा जो हम रेज कर रहे हैं इसके साथ हम करना क्या चाहते हैं, देन वील गो टू योर फर्स्ट क्वेश्चन जो इसी से ड्राइव होगा कि हम पब्लिक जाने का ऑप्शन क्यों लिया। तो प्राइमरली हम इस वक्त जो पैसा रेज कर रहे हैं, इट इज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ 4 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो कि डिफरेंट नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन की कैटर करेंगे। तो इन 5 प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट है जो क्लाइंट सर्विसिंग की गेज है, आप समझे, या कंज्यूमर एक्सपीरियंस की रेटिंग, वो इस तरफ लेके जाती है कि आपका कंज्यूमर आपको कितना अच्छा रेट करा आपकी प्रोडक्ट को या सर्विस को, या जो आपने एक्सपीरियंस उसको डिलीवर किया है उसका। दूसरी प्रोडक्ट है जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है जो यूनिफाई करता है आपकी एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी को, उसको विजुअलाइजेशन को उसकी यूनिफाई करता है इन वन सिंगल व्यू। इस वक्त इस तरह से एडवर्टाइजिंग होती है कि 85% ऑफ द डिजिटल एडवर्टाइजिंग इज बीइंग डन ऑन फेसबुक एंड गूगल। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पे आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को, दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक जगह पे देख सकें, मॉनिटर कर सकें, अपनी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को देख सकें, वो किस तरह से काम कर रही हैं, कहाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है, कहाँ कौन से टाइमिंग्स के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कि किन एरियाज़ के अंदर कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको साइलोज में काम करना पड़ता है, इनके दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अपने एनवायरनमेंट में आप जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, बट उसकी जितनी कंपैरिजन है ऑब्वियसली फिर वो मैनुअल बेसिस पे होती है विद ह्यूमंस डूइंग इट एट द बैक एंड। ये जो सिस्टम है ये उसको ऑटोमेट करता है और आपकी कंपैरिजन जो है वो सारे एक सिंगल व्यू के अंदर आते हैं आपके पास। एंड वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज 5 प्रोडक्ट्स उसी तरह से इस पे भी आर्टिफिशियल इंजन के ऊपर, जहाँ पे ये अल्टीमेटली आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि आपको अपने बजट्स को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, विच प्लेटफॉर्म इज डूइंग बेटर, विच इज नॉट। तीसरा प्लेटफॉर्म इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। उसमें हमने 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है। 350 मिलियन प्लस इन्फ्लुएंसर्स ग्लोबली, उनका डेटा वो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा है, फेच कर रहा है अपने पास।
और उसकी बेस पे एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग क्लाइंट के एंड के ऊपर होती है कि अच्छा जी, हो सकती है कि इस किस इन्फ्लुएंसर के साथ जाना चाहिए फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ कैंपेन मैसेज। जो चौथा प्रोडक्ट है वो मोबाइल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहाँ पे आपके प्रमोशनल एसएमएस को लेके एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ आपको प्रोफाइल डेटा मिलता है लोगों का कि ओके, एक डेटा सेट, लेट से आप लॉन की प्रोडक्ट या कोई मेल शूटिंग की प्रोडक्ट का प्रमोशनल मैसेज करना चाहते हैं कि जी कोई डिस्काउंट आया हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, ये नई कलेक्शन आई है। तो अभी आपने देखा होगा कि इसमें स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और बहुत दफ़ा ऐसी प्रोडक्ट्स की मैसेजिंग आ रही होती है ऐसी ऑडियंस को जो कि डिज़ायर्ड नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे लॉन की मैसेजिंग आ रही होती है मेल्स को अक्सर लॉन के सीज़न में, तो वो मैसेजिंग नहीं आनी चाहिए। वो पैसे का भी ज़िया है और वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है फॉर ऑन द अदर साइड फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये प्रोफाइल डेटा सेट्स मौजूद नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोफाइल डेटा सेट देगा जहाँ आप ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं कि जियोग्राफिकली वो कहाँ पे हैं, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, इन सब चीज़ों की बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट क्या है अल्टीमेटली, और इन सब चीज़ों के ऊपर वो प्रोफाइल डेटा पे आप मैसेजिंग कर सकेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स, वो कंज्यूमर डेटा का प्रोडक्ट है, जिसमें हमने ऑटोमेट हम कर रहे हैं सिस्टम को कि आपकी जो फिजिकल शॉपिंग की रिसीट्स हैं, इन रिसीट्स को कैप्चर करें थ्रू अ मोबाइल ऐप यूज़र और हमें सबमिट कर दें। और वो सबमिशन इसलिए करेगा कि हम उसकी इस एक्टिविटी को या रिसीट सबमिशन को इंसेंटिवाइज करेंगे। तो जब वो सबमिट कर देगा अपनी रिसीट, तो बैक एंड पे अगेन मीनिंगफुल डेटा सेट्स विल बी डेवलप्ड यूजिंग बिग डेटा एंड एआई सॉल्यूशंस। उसके जो इंजन यूज़ करे जाएंगे पीछे, वो डेटा प्रोवाइड करेंगे। और किसी भी शॉपर की प्रोफाइल, एक प्रोफाइल डेटा जब मैं बात करता हूँ तो फिर ये होगा कि जी इस तरह के जो यूजर्स हैं, मतलब लेट्स से कि मेल ऑडियंस एज बिटवीन 25 and 30 लिविंग इन गुलशन इकबाल एरिया ऑफ कराची, व्हाट आर देयर शॉपिंग हैबिट्स। जब वो अपनी मंथली शॉपिंग ग्रोसरी करते हैं अगर कभी, तो वो क्या करते हैं, या वो जो डेली शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर उनकी जो शॉपिंग कार्ट है उसकी कॉम्पोजिशन किस किस्म की है। अगर वो कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं तो 7 स्नैक्स कौन से लेते हैं, अगर वो कोई टी ले रहे हैं उसके साथ वाइटर लेते हैं या दूध लेते हैं तो कौन सी ब्रांड का लेते हैं। इस तरह के मल्टीपल परम्यूटेशंस के ऊपर वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगी। तो दीज आर द 5 प्रोडक्ट्स जिनके लिए हम ये पैसा रेज करना चाह रहे हैं, और इनकी डेवलपमेंट, चूँकि इस वक्त ये सारे प्रोडक्ट्स किसी ना किसी फेज़ में हैं डेवलपमेंट की, इनको हमें कंप्लीट करना है और इसीलिए हमें ये पैसे की ज़रूरत है। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जी हम पैसा पब्लिक से क्यों ले रहे हैं, तो इससे पहले हम ने एक प्राइवेट इक्विटी राउंड किया था इन 2017 एंड 18, और उस राउंड में हमने एक प्राइवेट कंपनी के साथ यहाँ पे पैसे कुछ रेज किए, उनके साथ हमने काम किया था। तो फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक अलायंस था वो बेसिकली एक। तो फाइनेंशियल जो अलायंस था वो काफ़ी अच्छा रहा, बट स्ट्रेटेजिकली थोड़े से डिफरेंसेस थे उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में और हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में। वो इतने अलाइन नहीं हुए, तो हमने 3 साल के बाद वी हैड अ हैंडशेक गुड बाय, और वो लास्ट ईयर हमने उनको, उन्होंने एग्जिट ले लिया और हमने वो बाय बैक कर लिया शेयर्स। तो जो प्राइवेट इक्विटी की जिससे जो हमने लर्निंग ली वो ये है कि प्राइवेट इक्विटी की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, स्पेशली इन द पाकिस्तानी एनवायरनमेंट। अगर आप पाकिस्तानी उससे पैसे रेस करते हैं, क्योंकि थोड़ा पेशेंस की कमी है, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरा एक राउट हो सकता था कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए वीसी फंडिंग रेस कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट ईयर है दैट वाज वेरी बैड फॉर द वीसीज, और स्टार्टअप्स के लिए बहुत बुरा साल साबित हुआ। तो जिस वक्त हम ये प्लान कर रहे थे अपनी एक्विटी रेजिंग, उस वक्त ये कंसिड्रेशन हमारी थी कि इस वक्त पे पैसा लाना किसी वीसी से फॉर अ न्यू प्रोडक्ट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर वो पैसा आएगा भी तो वीसीज का जो मॉडल करंटली चेंज हुआ है ग्लोबली, दे हैव टर्न फ्रॉम ट्रैक्शन एंड रेवेन्यू, टोटली दे हैव जंप्ड ऑन टू द बॉटम लाइन एंड दे आर नाउ आस्किंग फॉर जी बॉटम लाइन अच्छी से अच्छी हो जाए
और जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो शायद पॉसिबल नहीं होता इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर। सिंस ये दोनों ऑप्शंस हमें नहीं सही लगे, तो हम लोग पब्लिक ऑप्शन की तरफ चले गए, और इसलिए यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल की। जी। थैंक यू सर। आप चूंकि टेक इंडस्ट्री से ही हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क के बीइंग अ टेक कंपनी इन पाकिस्तान, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? आप पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे देखते हैं? और अगर एक मैं ऐड कर लूँ इसमें क्वेश्चन, कि अभी जो रिसेंट क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं या निकल रहे हैं, इसने सिमेट्री ग्रुप को किस तरह इम्पैक्ट किया है? अच्छा, देखें, क्राइसिस ना 20 साल से हम क्योंकि काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का स्टेबल नहीं रहता, आपको पता है, हमेशा ही ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं। तो इसके लिए मैं उस दिन भी किसी को कह रहा था कि जो है ना, वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन इस चीज़ को एक हद तक मैनेज कर लेते हैं। मतलब बिजली नहीं है, वो मैनेज करेंगे। उनको पता है कि बिजली नहीं है, सबने जनरेटर्स लगा के बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। अगर सड़कें ठीक नहीं है, वो ठीक है, कुछ ना कुछ और इंतज़ाम करेंगे, गाड़ी शायद थोड़ी अच्छी ले लेंगे। अगर वो घर नहीं आ पा रहे लोग उनके, तो वो कहते हैं कि चलो जी, आप अपने घर से ऑपरेट कर लो। वो उनको लैपटॉप्स देंगे इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप्स, और वो ख़ास तौर पे हमारी जैसी इंडस्ट्री में वो फिर जो है ना, इंटरनेट का अरेंजमेंट कर देंगे घर पे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैकबोन है टेक इंडस्ट्री की। सबसे बड़ी नीड ये कि यहाँ पे बहुत कॉमनली आपने चीज़ सुनी होगी कि जी वो अ, बिजली जो है ना, वो उसकी इतनी नीड नहीं होती। बिजली की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो ये एक चैलेंज है। वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है उसमें। ठीक है, मैं एक जगह पे ये फैसिलिटी अपने स्टाफ को दे सकता हूँ, बट जो बाकी चैलेंजेस के साथ अगर वर्क फ्रॉम होम को देखें, वो चैलेंज एक बन जाता है। जबकि ये एक, अब ये दिस इज हेयर टू स्टे। अब ये सबको समझ में आ गया कि वर्क फ्रॉम होम 100% नहीं होता, बट सर्टन टाइमिंग्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपको अपनी अच्छी एचआर को रिटेन करने के लिए देनी पड़ती हैं। तो वहाँ ये पावर का चैलेंज है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो एक कंसिस्टेंसी का एंड रेगुलेशन। वो हमारे सर पे कभी तलवार होती है कि जी कोई नया टैक्स आने वाला है। अब जो थोड़ा सा भी एक ये टैक्स लगा है, अगर आप इसको देखें, जो 0.25 जो कंसेशनरी टैक्स है, और जो आगे तक भी कंटिन्यू कर दिया है कंसेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। प्रॉब्लम हमें आती है इस छोटे से टैक्स की वजह से। प्रॉब्लम टैक्स जमा कराने में नहीं है, लेकिन जो जो टैक्स की मशीनरी है, उसकी वजह से परेशान रहते हैं लोग। हम लोग भी एवरी मंथ कोई ना कोई नोटिस भुगता रहे होते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ का, बीट सेल्स टैक्स अथॉरिटी और एफबीआर। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब हम किसी भी तरह से हर वक्त उसके लिए तैयार नहीं रह सकते। उसका एक पूरा डिपार्टमेंट फिर बनाना पड़ता है। दैट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनसाइड इन हैंडलिंग दीज नोटिस। इस चीज़ को एक और देखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर, उसको ठीक रखें। बेचारे स्टाफ काम करके निकलते हैं, मोबाइल छिन जाते हैं उनके। ये चीज़ें हैं 4-5, इनको ठीक रखें तो इंडस्ट्री में जो एक ये है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और यहाँ लोकली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में 80s में भी हुआ है, 70s में भी लोग बहुत बाहर गए। पॉपुलेशन हमारी हर साल बढ़ रही है। उस पॉपुलेशन के साथ साथ जो है ना, वो लोग यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे निकल रहे हैं, और लोग अच्छा काम करते हैं लोकली। आप देखें, अगर अच्छा काम ना करें तो फ्रीलांसर्स में हम सेकंड या थर्ड ना हो दुनिया में। उसकी रीज़न ये है कि हमारी क्वालिटी काम की अच्छी है। बस ये चीज़ें ठीक रहें, थोड़ा हमारे स्टाफ का एटीट्यूड ठीक रहे, तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान को, जो हमने एक्सपीरियंस करना भी शुरू कर दिया पिछले चंद महीनों में, कि बिकॉज ऑफ द लोअरिंग वैल्यू ऑफ पाक रुपी, हम लोग जो हैं वो compete ज़्यादा बेहतर तौर पे कर पा रहे हैं विद कंट्रीज लाइक इंडिया, क्योंकि वहाँ पे करेंसी वैल्यू की स्ट्रांग है। और अगर उनको कोई आउटसोर्सिंग करती है कंपनी, या कोई प्रोजेक्ट पार्क करती है इंडिया में, उसकी कॉस्ट उसको डेफिनेटली अब हमसे बहुत ज़्यादा आ रही है। एटलीस्ट भी 30-40% इसको इजीली कह सकते हैं कि वो ज़्यादा कॉस्ट करता है। तो ये बेनिफिट है पाकिस्तान में। अगर आप रह के इस वक्त काम कर रहे हैं, तो थोड़ी एफर्ट करें। एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है आपके लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है इस वक्त।
जी थैंक यू सर। अगर हम रेवेन्यूज को देखें तो आपके जस्ट अप्रोक्सीमेट, यू डोंट नीड टू गिव अस ऑल द डिटेल्स, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके लोकल वर्सेस फॉरेन जो इनफ्लोज हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी रेवेन्यूज की। जी देखें, इन द ईयर 22 exports were 23% of our total revenue. सही। But in G and in the year that we have just closed to 2023, क्योंकि हमारा फिजिकल ईयर इज फ्रॉम जुलाई टू जून, उसमें ये नंबर हमारा 34% पे चला गया ऑफ द टोटल रेवेन्यू, विच इज अ एक्स गुड इंक्रीज इन वन ईयर। हमने 11% की जंप मारी है एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम इसको मजीद इसी पेस पे आगे 2-3 सालों में पुश करेंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और सर किन कंट्रीज से किन कंट्रीज में है आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग? देखें, जो इस वक्त हमें रेवेन्यूज आ रहे हैं दे आर फ्रॉम कैरिबियन, नॉर्थ, जो जिसको कॉमनली हम वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम सबने देखी है तो उससे समझ लेते हैं। उनका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है डीजीसीएल, वही हमारा क्लाइंट है। और उसके अलावा मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में यूएस से भी कुछ काम आता है हमें, लेकिन इसके अलावा मेन हमारी जो क्लाइंटेल है वो मिडल ईस्ट से है, दुबई से, कतर से काफ़ी काम आ रहा है। और रिसेंटली हमने अब सऊदी अरेबिया में भी एफर्ट शुरू किए, तो वहाँ से भी उम्मीद है कि इस साल में हम रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे। सही सही। अच्छा, ये जो अभी रिसेंटली हम निकल रहे हैं या निकले हैं इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से, इन्होंने भी स्मिट्री ग्रुप को इम्पैक्ट किया है? डू यू इम्पोर्ट समथिंग लाइक इक्विपमेंट्स, एनीथिंग? देखें, इक्विपमेंट की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपको पता है कि एक हद तक इंपोर्ट है, उसके बाद एक कंप्यूटर की अच्छी वाली लाइफ होती है। तो वी आर नॉट इम्पोर्टिंग ऑल द टाइम, बट येस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है इन चीज़ों की। अभी हम ने भी अपने रेस के अंदर भी एक सर्टन अमाउंट इसके लिए रखा हुआ है फॉर इक्विपमेंट अपग्रेड एंड परचेजेस। बट ये कि यस, जो लैपटॉप आपको 1.5 लाख का, 1.25 लाख का मिल जाया करता था, उसकी प्राइस अब 2.5 लाख, 2.75 लाख पे पहुंची हुई है। तो ये डेफिनेटली एक है, इम्पैक्ट है इसका। लेकिन ये इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होंगी, उससे ये रुकेगा नहीं। रुकेगा ही तभी अगर डॉलर की वैल्यू जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो। लेकिन डॉलर की वैल्यू कम होती है तो दूसरे एंड से फिर आपके एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो वी हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। सही सही। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म प्लान्स हमारे ये हैं कि हम जो प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, क्योंकि सारे हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी से रिलेटेड टूल्स हैं, उन्हीं में एफिशिएंसीज लाने के लिए। तो शॉर्ट टर्म ये है कि हम अपने जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो हमारे लिए लो हैंग फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर इनको डिप्लॉय करवाएं जल्द से जल्द। और फिर हम इन प्रोडक्ट्स की लोकल टेस्टिंग करने के बाद इनको जो है कुछ प्रोडक्ट्स इनमें से, क्योंकि ग्लोबल रखते हैं, मार्केट एक मौजूद है उनकी, फ्यूचर एक्सपोर्ट उसका पार्ट है एग्जिस्टिंग बिजनेस की इंक्रीज थ्रू expansion in new markets plus sales of these new tools that we are developing। और ये टूल्स जो हैं उनके लिए हमें कुछ जाके वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है सेल्स करने के लिए। जो लोग इस स्पेस में काम करते हैं वो समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स को आपने हेलो। सिर्फ एक प्रेजेंस देनी है वेबसाइट पे और वहाँ से वो चलाया जा सकता है। हेलो सर, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? सर, मेरा नाम आकिफ अकरम है फरोजन साहब। आपका आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू सर। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि अभी आपका जैसे आईपीओ लॉन्च हुआ है, ठीक है, आपने इसमें जो प्रीमियम रखा है 4.25 रुपीज़। अब हमने आपकी वैल्यूएशन की है जो हमारे अकॉर्डिंगली टॉप लाइन सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्रोकेज हाउसेज, उस पर 1 रुपी फेस वैल्यू आ रही है। ऐसा क्यों है सर? जैसे आपकी कंपनी माशाल्लाह बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 रुपी फेस वैल्यू क्यों है? जी, इसमें हमारे साथ जो है ना वो टॉप लाइन से उमर सलाह, हेड ऑफ एडवाइजरी एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस भी हैं इस कॉल में, जी एंड जी। आई वुड लाइक हिम टू टेक दिस क्वेश्चन।
Sidhar Saab, if you could please allow him. जी। Umar Saab, can you click on the mic button, please? I'll make you speaker and then you can answer that question. Meantime, please, जिनके भी question है, please click on the mic. Left side में icon है. When you will click on mic, I'll make you a speaker, and then you just wait for me to call your name, and then you ask your question. I think Umar is facing some issues because he's still, I can see him as a listener. So let me take this question myself. अच्छा देखें, जो प्राइस की स्ट्रैटेजी होती है ना, फॉर अ कंपनी ऑफ आवर साइज, we obviously are not a very big company, and the IPO we are going for is relatively small IPO. तो इसमें ये है कि जब हम स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी कि हमें जो शेयर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी है, और उसके लिए जो है वो एक सर्टेन अमाउंट आपको लेके आना पड़ता है कंपनी के अगर नंबर ऑफ शेयर्स का। अब अगर आप 200 मिलियन रुपए के शेयर्स इशू करें 10 रुपए के, तो वो 20 मिलियन शेयर्स बनते। तो फिर आईपीओ जो है वो पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए। तो ये स्ट्रैटेजी 1 रुपए की हमने इसीलिए रखी थी। हमारी कंपनी की अगर आप देखेंगे तो, और प्राइस भी ऑब्वियसली फिर उसी के हिसाब से है। मतलब अगर एक 10 रुपए का शेयर होता तो वो शायद 30 रुपए के प्रीमियम पे आता। हम 1 रुपए का शेयर है, हम 3 रुपए के प्रीमियम पे है। इससे बेनिफिट अलबत्ता ज़रूर है छोटे इन्वेस्टर्स को, और मैं आई एम ग्लैड कि उनको भी एक पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है, और वो इसमें अर्न भी कर सकते हैं आगे चल के, क्योंकि एक छोटे अमाउंट के साथ उनके पास पॉसिबिलिटी है कि वो एक अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स उठाएं, और अगर वहाँ पे कोई वैल्यू इंक्रीज उनको मिलती है तो वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वो ज़्यादा होगी इन रुपी टर्म्स। थैंक यू। सरोज Thank you so साहब, much, कुछ sir. सरोज Thank you so साहब, much, sir. एक फेसबुक पे भी क्वेश्चन था, और कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की वो 1 मिलियन है। तो मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। इफ यू कैन एक्सप्लेन प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल, ये एक फेयर क्वेश्चन है आपका, एंड गुड क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ टू बी क्लैरिफाइड। कि देखें जी, जो ये प्रोसेस है ना आईपीओ का थ्रू बुक बिल्डिंग, ये हम टू फेज एक प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में हम बुक बिल्डिंग करते हैं, और बुक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसमें 1 मिलियन मिनिमम शेयर होल्ड आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 1 मिलियन की। अब उसमें और वो होता क्यों है मैं आपको वो भी बताऊं। अब 1 मिलियन की किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें मिनिमम, अगर तो उसमें ऑब्वियसली बाकी लोग आते हैं जो बड़े अमाउंट के साथ भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो ये एक अलाउ करता है इनको कि जब भी वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, तो वी हैव टू गो थ्रू अ राउंड ऑफ डिस्कशंस, एंड वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देयर साइड। जब वो हमसे सवालात कर रहे होते हैं कि भाई ये सारे सवाल जो आप कर रहे हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल ऑब्वियसली वो मीटिंग के अंदर होते हैं, और वो हमसे सब पूछ के समझ के प्रोस्पेक्टस को, हमारे फ्यूचर अकाउंट्स को, प्रीवियस अकाउंट्स को, फोरकास्ट मांग के, हर चीज़ देख के वो फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, जो कि सेकंड फेज है, जिसमें 25% ऑफ दी सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ द बुक बिल्डिंग अमाउंट वो चला जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो हमारे तकरीबन 100 मिलियन शेयर्स हैं जो इस वक्त ऑफर में है। तो उसमें से 25 मिलियन आप रफली समझें कि वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में आएंगे। तो पब्लिक के पास ये कॉन्फिडेंस है कि इस 75 मिलियन शेयर्स में ऑलरेडी किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर है, जिसके पास एक पूरी टीम है शायद। कोई म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, प्रोविडेंट फंड्स हो सकते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट, डीएफआईज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। तो वो सब लोग जो हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल देख के हर चीज़ वो डिसीजन लेते हैं और फिर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक एडेड कॉन्फिडेंस देगा हमारे छोटे सब्सक्राइबर को, कि उसको फिर ये परेशानी थोड़ी कम हो जानी चाहिए कि यार ये कंपनी खुदा ना खास्ता उसका पैसा लेके कहीं भाग जाएगी या बंद हो जाएगी या पता नहीं आगे कैसा परफॉर्म करेगी। तो ये कॉन्फिडेंस भी उसको मिलेगा। तो इसलिए ये 2 फेज़ में इन्होंने रखा हुआ है इसको, और ये इसी तरह से है। दूसरा होता है वो फिक्स बुक बिल्डिंग, अपना फिक्स प्राइस मेथड।
जिसमें आप बैंक में शुरू से बस यही होता है कि आपके 2 या 3 दिन हैं और आपने बैंक में सब लोगों ने बस जमा कराना है। तो उसमें इतना टाइम भी नहीं मिलता सब्सक्राइबर को पढ़ने के लिए, और प्राइस की डिस्कवरी जो है ना उसका कोई मौका नहीं होता। आप फिक्स प्राइस के ऊपर जाते हैं, तो अभी तो हमारे पास ये है कि प्राइस की डिस्कवरी हमने एक 4.25 रुपये पे रखा है। हो सकता है कि प्राइस कुछ ऊपर आए, हो सकता है 4.25 रुपये आए स्ट्राइक प्राइस। तो ये भी मार्केट के ऊपर, मार्केट फोर्सेस पे हमने छोड़ा होता है कि कितनी डिमांड है और वो क्या समझते हैं कि शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए। बुक बिल्डिंग के ये बेनिफिट्स हैं। और जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन का पोर्शन है उसमें किसी किस्म की लिमिट नहीं है, उसमें सिर्फ 500 शेयर्स की सब्सक्रिप्शन है और वो 2,500 रुपये बनेगी हमारे केस में, क्योंकि 4.25 रुपये का शेयर है अगर यही स्ट्राइक प्राइस रही तो। जी, आई थैंक यू, होप कि मैंने आंसर सही दिया आपके थैंक यू, क्वेश्चन को। थैंक यू, थैंक यू उमर साहब फॉर ज्वाइनिंग। इफ अगर आप पिछले क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। जी बिल्कुल, सरोज ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया है। दीज आर वन ऑफ द फ्यू कंसिडरेशंस जो हमारी थी जब हम स्ट्रक्चर कर रहे थे। क्योंकि और एक और चीज ये है कि जी देखें, टेक कंपनीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, ठीक है। सो टेक कंपनीज को अगर लाना है मार्केट में, अगर वो मार्केट में आती हैं तो इट्स ऑलवेज गुड कि जी उनकी पार वैल्यू कम रखी जाए, सो दैट वहां से इन्वेस्टर के लिए भी पोटेंशियल ज्यादा है, और क्या कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा हाईलाइट होगी, क्योंकि 1 रुपए से उनकी पार वैल्यू शुरू हो रही है। थैंक यू। थैंक यू उमर साहब। शाज। Yeah, thank you for the opportunity to let me speak, and a great thanks to Sarosh and Umar for highlighting the business very well. So मेरा जो concern है वो mainly product development पे है जो आप बनाने की सोच रहे हैं. There are many questions, so I would address them by numbering them. पहला तो ये कि जो आप products जो आपके उसमें है, phase में है, development phase में है, उसका डेडिकेटेड एंड यूजर आप बेसिकली किसको टारगेट कर रहे हैं. बेसिकली ये ज्यादा एक्सपोर्ट टारगेट होगा कि ये लोकल आप बेचने की कोशिश करेंगे. द सेकंड वन इज कि अगर आप ग्लोबल ये टूल्स ले जाना चाह रहे हैं तो मार्केटिंग के उस टूल्स आपको बेशुमार मिलेंगे. मतलब दे आर सो मेनी सैस कंपनीज आउट देयर दैट डू दीस काइंड ऑफ स्टफ एंड ईच वन ऑफ देम हैज देयर यूनिक यूएसपीज. तो आप इतनी कंपेटिटिव मार्केट में अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करें. और दे आर मोस्टली बैक्ड बाय वीसी, दे आर बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म्स. वो आपको किस तरीके से इतनी ग्लोबल कंपटीशन आप एड्रेस करेंगे. तीसरा मेरा सवाल ये है कि जो आप ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग की जो बात कर रहे थे, दैट जनरली वेरी लो एसीवी बिजनेसेस. मतलब आपका एक क्लाइंट आएगा, उसमें वो आपको $500 मंथली एआरआर दे देगा, या ज्यादा से ज्यादा इफ यू आर वेरी गुड तो आपका मंथली एआरआर बहुत ही कम बनेगा. तो हाउ डू यू जस्टिफाई कि एक तो इतनी कंपेटिटिव मार्केट है और मैं उस पर इतनी प्रोडक्ट सेल्स कर लूंगा कि मेरा एक अच्छा हर प्रोडक्ट पे एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू बन जाएगा, विच इज द मेजर मेट्रिक फॉर सैस बिजनेसेस. चौथा मेरा सवाल आपसे इस पे यही है कि बहुत से हमने देखी है कंपनीज आती हैं, दे प्रोमिसेस दैट दे आर डेवलपिंग देयर न्यू आईपीज, दे आर डेवलपिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट इवेंचुअली लेटर डाउन दी रोड इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता कि उस पैसे का हो क्या रहा है. ना एक टाइमलाइन दी जाती है कि हाँ भाई बाय द एंड ऑफ 2025 हमारा ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, फिर आप हमसे क्वेश्चन करें. तो अगर आप उस पे एक लाइन, एक कंजर्वेटिव टाइमलाइन हमें दे सकें कि बाय दिस टाइम वी वुड बी रेडी टू गेट दीज टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इनटू द मार्केट, ताकि हम भी एक एज अ, क्योंकि हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ताकि हम भी आपकी परफॉर्मेंस गेज कर सकें. एंड द लास्ट वुड बी कि आपने एआई की बात की. एआई, बहुत सी कंपनी सॉफ्टवेयर आती हैं, एआई बेचती हैं कि हमारे पास ये है, बिग डेटा है. दे यूज ऑल ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ बज़वर्ड्स टू गेज द इन्वेस्टर्स अटेंशन. आपका इस एआई पे बेस, आपके पास जहां तक मेरा ख्याल है डेटा आपके पास लोकल कंपनीज का होगा. तो हाउ आर यू गोइंग टू लेवरेज एआई. और फिर एआई में फिर वही हमारे पाकिस्तान का इशू है, क्या डू यू हैव द राइट ब्रेन पावर टू डू दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. आई नो मेरा क्वेश्चंस थोड़ा और बड़े हो गए, तो या ऑन टू यू. जी,
अच्छा, बहुत सारे आपके सवाल हैं, तो मैं तो कुछ थोड़ा सा रिटेंशन का ही मुझे मसला हो गया, तो आप पहला क्वेश्चन अपना प्लीज दोबारा रिपीट करें एंड वील गो वन बाय। Shaz, you stay on the panel and let's ask one by one, please. Okay, sure, sure. Yeah. अच्छा, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो उसका बेसिकली आप कहाँ टारगेट कर रहे हैं? आप लोकल टारगेट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं? ओके, तो देखिए जी, मैंने पहले भी बताया कि इसकी पूरी स्ट्रैटेजी है। लोकली तो हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी, आपको ये समझना होगा कि जिन क्लाइंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स हैं, वो नए क्लाइंट्स नहीं हैं। जो फर्स्ट लॉट ऑफ क्लाइंट्स है वो पाकिस्तान के लीडिंग एडवर्टाइजर्स हैं। एफएमसीजी में 4 से 5 कंपनीज हैं, आप हमारे प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, उनके नाम दिए हुए। बैंक्स के अंदर, डीएफआईज के अंदर हम तकरीबन इस वक्त 15 से 20 एंटिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर भी, फार्मा के अंदर हमारे पास ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर हम काम कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ। तो काफ़ी सारी आपको दिखेंगी नॉन ब्रांड्स वहाँ पे हैं, पाकिस्तान की लीडिंग एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स वहाँ पे हैं, जो इस इंडस्ट्री को, जो पाकिस्तान के अंदर एड स्पेंड की इंडस्ट्री है, उसको रेगुलेट करती है एक तरह से। वो जो करते हैं पीछे वही फॉलो होता है, यानी यूनिलीवर, पीएनजी, कोलगेट, पामोलिव, ईबीएम, ये एफएमसीजी में हमारा स्पेस है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ईच वन ऑफ दीज हैव मल्टीपल ब्रांड जिनके साथ हम इंगेज होते हैं। तो हमारा जो पहला काम है वो ये है कि हम इन लोगों को टारगेट करें, और क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स आर बी टू बी प्रोडक्ट्स, नन ऑफ दीज आर बी टू सी प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारा हमेशा क्लाइंट जो है वो बैक एंड के ऊपर कोई बड़ा एडवर्टाइजर होगा, कोई बड़ा बैंक होगा, कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको मार्केटिंग या इस तरह की प्रोडक्ट्स की नीड है। तो पहले सवाल का मैंने आपको जवाब दिया कि लोकल मार्केट में आप ये समझ सकते हैं कि अगर 40 बड़े एडवर्टाइजर्स हैं पाकिस्तान में, उसमें से 10 के साथ हम काम कर रहे हैं कम से कम। और 10 का मतलब बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो हमारे पास लेके आते हैं 25-30 ब्रांड्स, और हर ब्रांड इन इट सेल्फ एक यूनिवर्स है। उसके बाद ये कि यस, दूसरे क्लाइंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं लोकली भी, और अल्टीमेटली विद, नॉट विद ऑल बट विद सर्टेन प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट 2 और 3 ऑफ देम, वी आर टारगेटिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स, कि जहाँ पे हम इसको बाहर लेके जाएंगे थ्रू। और ये भी अगेन, इसके लिए कोई हमें क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, तो हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उसी पे होगा कि इसकी सब्सक्रिप्शंस को हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लेके आए, और ना कि हम जाके वहाँ पे लोगों से फिजिकली मिल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर आपका एक सवाल था कि जी दे आर ऑल मार्केटिंग, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं सवाल आपका सही ना समझाऊं। दूसरा आपका एक सवाल ये था कि जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग की फील्ड। Now, this is a very generic approach of looking at it. हमें बहुत स्पेसिफिक अप्रोच के साथ गैप्स आइडेंटिफाई किए, और गैप्स कैसे आइडेंटिफाई किए कि वी हैव बीन इन्वॉल्व in evaluating various products for our customers, and these customers again are big customers। ये कोई छोटे पैसे नहीं लगाते, इनकी एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो $15 मिलियन, $20 मिलियन इस तरह के हैं। तो इनके साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें इवेल्युएट करने पड़ते हैं टूल्स इन डिफरेंट एरिया। अब एक क्लाइंट के लिए सिर्फ आप सोचें कि अगर सोशल मीडिया के अंदर उसको सोशल लिसनिंग करनी है, ना दिस इज जस्ट वन टूल which is available globally, and we know that is available because we have evaluated a lot of them. We know this product is there in the market, not one but many. So we are not developing that product. The product we are developing, we could not find this. I even in certain cases I can say that no product in the world is of this sort. जैसे Coral Performance हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, देर आर DSPs अवेलेबल जिनके ऊपर लोग जाते हैं, बट फेसबुक और गूगल एक दूसरे के ऊपर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी DSPs पे डेटा अलाउ नहीं करते क्रॉस प्लेटफॉर्म का। तो इस तरह का कोई टूल है ही नहीं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल जो हम कर रहे हैं, मैंने आपको नंबर बताया 350 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स का, आप जाके इसको सर्च करिएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा टूल आपको इसके बाद दिखेगा ना, वो इनका है, आई बिलीव, विच इज WPP, दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कॉन्ग्लोमरेट है।
इनका एक बिजनेस यूनिट है, उसका वो टूल है, और वो 21 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स का डेटा फैच कर रहा है इससे। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द काइंड एंड डिटेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स जिनको हम ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं। आगे आप का मजीद सवाल थे, वो भी प्लीज जरा दोबारा रिपीट कर दें। शाज, या श्योर, ठीक है, मैं आपकी बात काफी हद तक समझ गया। लास्ट एक ही सवाल, दो सवाल रह गए मेरे। जी आपने मुझे आपका वो एग्जिस्टिंग लैंडस्केप तो मैं समझ गया कि प्रोडक्ट्स का यहाँ पे बहुत अच्छे कस्टमर्स बेस है, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं मैं फ्यूचर जानना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट किया होगा कि 2025 में वी वुड हैव these products ready. I'm just जी giving an जी जी, मैं example. समझ गया। आप इसकी बात करें बेसिकली कि इन प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल में, ये डेवलपमेंट में कहाँ है इस वक्त, और ये लॉन्चिंग हम्म, कब होगी इनकी। तो जी। ये भी बहुत डिटेल के अंदर, और ये समहाउ आपकी नज़र से शायद नहीं गुजरा। आप 3 जगह पे जो है ना, आपको हमारा प्रोस्पेक्टस मिलेगा। एक स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, एक हमारी अपनी वेबसाइट पे symmetrygroup.biz, और तीसरा टॉप लाइन की वेबसाइट पे। प्रोस्पेक्टस में आप अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है कि ये सारे प्रोडक्ट्स कब कब इनकी लॉन्च है। जैसे 2 प्रोडक्ट्स की लॉन्च इस साल लास्ट क्वार्टर के अंदर होनी है। और मैक्सिमम भी जो प्रोडक्ट हमारी जा रही है वो 25 तक जा रही है, विच इज़ कार्ड साइड, और वहाँ पे उसकी भी लॉन्च हो जाएगी। तो ये डिटेल रिक्वायरमेंट है बेसिकली प्रोस्पेक्टस में, इसलिए कि ये डिटेल, एक के मिनट उमर, मैं लेट मी कंप्लीट हुआ कि ओके ये पीएसएक्स की और एसईसीपी की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से इन्होंने ये पूरा हमसे डलवाया कि आपका कौन सा फेज कब पूरा होगा, और इसका कंप्लीट एक डिटेल टेबल जो है वो प्रोस्पेक्टस में डाला गया है। जी नाउ यू कैन से वर्ड्स। जी, मैं यही बात बता रहा था कि देखिए पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस 2015 के जो जिसके तहत सारी लिस्टिंग्स होती हैं आज, उसकी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, कोई भी, चाहे वो टेक बेस्ड प्रोडक्ट हो, प्रोजेक्ट हो, जैसे अभी सिमेट्री का है, या कोई बिल्डिंग बन रही हो, अगर क्लाइंट उसको यूटिलाइज कर रहा है, वो एग्जैक्ट आपसे प्लान पूछते हैं कि जी ओके, आप कहाँ पर होंगे। इसके अलावा every quarter the company which becomes listed is required to disclose and कि जी उनकी कहाँ तक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हुई है with the money that they have raised for themselves. अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, बस मेरा एक लास्ट वही सवाल है जो मैं आपसे पहले का पार्ट था ना, मैं आपसे वो पूछ रहा था कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये टूल्स बना लिए, हाउ मच ऑफ द एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू यू आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ फ्रॉम डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोर साइट आज लॉन्च हो रहा है, तो एक साल बाद कितना एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आपका डोमेस्टिक मार्केट से आएगा और कितना एक्सपोर्ट मार्केट से आएगा? अच्छा देखें, इसमें ना जो ये पॉडकास्ट भी हो रहा है, क्योंकि अभी आईपीओ नहीं हुआ, तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस स्पेशली विद रिगार्ड्स टू नंबर्स दैट बाय रेगुलेशन वी आर नॉट परमिटेड टू से। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे ऊपर। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो ये जितने ब्रोकरेज हाउसेज हैं जहाँ रोड शोज होते हैं, और जो हमसे बिजनेस मॉडल जिन्होंने लिए हैं, उस बिजनेस मॉडल के अंदर हमने हर चीज़ डिटेल में दी हुई है कि आप कितना डॉलराइज रेवेन्यू करेंगे, कहाँ से करेंगे, कितना लोकल रेवेन्यू करेंगे, क्या ग्रोथ्स होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये सारी चीज़ हमने उसमें डाली हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन अ पब्लिक फोरम आई एम नॉट अलाउड टू से कि हम जो है ना वो इतना एक्सपोर्ट कर लेंगे, या इतना कोई भी मैं आगे की बात इस तरह डिटेल में नहीं कर सकता। तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इसमें एक हेल्दी अमाउंट होगा जो कि एक्सपोर्ट के नंबर्स होंगे। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उसमें अपनी इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर देख रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स इनमें से ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और वो आगे लेके जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इनकी एक एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, जो हमारे प्राइसिंग जो दिमाग में है, ये फ्रॉम $30 टू $1,500। $30 मैंने कहा। तो ये एक वाइड स्पैन ऑफ प्रोडक्ट्स है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट डिफरेंट है। और एप्लीकेशन जितनी वॉल्यूम वाइज ज़्यादा है, उतना उसकी कॉस्ट हमने कम रखी हुई है। और ये बहुत केयरफुली देखते हुए कि और इस तरह के टूल्स जो किसी और रिलेटेड फंक्शन को सपोर्ट करते हैं या ऑटोमेट करते हैं,
वहाँ पे क्या प्राइसिंग आ रही है दुनिया भर में, उसके ऊपर हम एक डिस्काउंट सप्लाई करके ही हम अपनी प्राइसिंग यूज कर रहे हैं, जो कि हमने मॉडल में भी डाला। अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू योर शाह। पेशेंस। बस एक लास्ट सवाल मेरा ये रहता है कि एआई की आपने बात की, तो एआई पे आप बता सकते हैं आपका प्रोडक्ट कैसे यूज होंगे, और फिर डू वी हैव द इनफ ह्यूमन कैपिटल टू इम्प्लीमेंट दोस? देखिए, हमारे पास इन हाउस कैपेबिलिटी है, जितना हम इस वक्त सोच रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे जो जितना काम करने के लिए, वो कैपेबिलिटी हम डेवलप कर चुके हैं। सून आपको हमारी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे क्लाइंट्स के नाम हैं, एक क्लाइंट की कैंपेन आने वाली है, आप लोग उसको देखिएगा और उसको देख के आपको समझ में आएगा कि हमारी एआई कैपेबिलिटी कितनी है इस वक्त। एक मेन स्ट्रीम कैंपेन आने वाली है बहुत बड़ी, और आपको उसमें नजर आएगा कि हम लोग किस किस्म का काम कर सकते हैं कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू शाज, थैंक यू। आकिफ, आपके और क्वेश्चन है कोई? मेरा एक सवाल है सर। जी जी। जी, मेरा एक सवाल ये है कि जो ये कंपनी है, कल को अल्लाह ना करे जैसे जावेद बोरा थी, इस तरह का कोई कंपनी लॉस कर जाए तो फिर क्या वो इन्वेस्टर क्या करेगा? नहीं, मतलब ये है कि जैसे ये अभी हम कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, कल को अल्लाह ना हम्म, करे, जैसे आप वहाँ जानते हैं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं हम्म, अनफॉर्चुनेटली, हम्म। तो इकोनॉमी पॉलिटिकल सेलिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। मैं भी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स से मैं मार्केट में हूँ, तो मुझे भी अंदाजा हो चुका है कि मार्केट में क्या सिचुएशन हो रही है। रोज ब रोज नई खबरें। इसके बारे में आप बताएं कि अगर कल को ये कंपनी कहीं शट डाउन हो रही थी, आईपीओ अपना कैंसिल कर देती, भी क्या करें? आकिब साहब इसका आईपीओ क्या? जवाब मैं दूंगा सरोज। जी देखिए जी, आकिब उमर साहब, प्लीज। जो है सिमेट्री ग्रुप दे, ये इसने काम आज नहीं शुरू किया, इसने काम साल पहले नहीं शुरू किया, 2 साल पहले नहीं शुरू किया। कंपनी 20 साल से है। 2003 में इन्होंने काम शुरू किया था, ठीक है। उस वक्त ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप थे, ठीक है। और 1.5 लाख रुपए से काम शुरू किया था। माशाल्लाह आज 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके पास है, जिसमें से एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट टीम है तकरीबन 60 लोगों की, ठीक है। सो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और माशाल्लाह उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी साइड पे जा रहे हैं। इसी वजह से यही माइंडसेट है कि जी आगे कंपनी को कैसे ग्रो कराना है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली ग्रोथ रही है माशाल्लाह, और ग्रोथ अनपैरेलल्ड ग्रोथ है। ना आपके टेक सेक्टर में इस वक्त जो कंपनीज लिस्टेड स्पेस में है उनकी ऐसी ग्रोथ देखी गई है। एंड आई बिलीव कि जी, आई एम अ फर्म बिलीवर इन द फैक्ट कि जी जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं दे विल अचीव द नंबर्स। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर दूं। देखिए, आप दो बातें अलग अलग कर रहे हैं बिल्कुल, ओके। पहली बात आप ये कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क की ऐसी हो जाए या मुल्क की इकोनॉमी के हालात ऐसे हो जाए, और दूसरा ये कि हमारी कंपनी एज अ कंपनी अच्छा ना करे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर मुल्क के हालात, मैं सरोज साहब का जवाब दे देता हूँ, जो वो कह रहे इतना चाह रहे थे। बेसिकली सरोज साहब ये कह रहे हैं कि आप दो अलग बातों की बात कर रहे हैं। एक आपकी हो गई मुल्क के हालात की, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन की, और दूसरी हो गई कंपनी की परफॉर्मेंस। तो पहले का जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ कि जी माशाल्लाह कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर वेरी वेल फॉर द लास्ट 20 years, तो एंड होपफुली दिस विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। जहां तक पॉलिटिकल सिनारियो का सवाल है जी, आई बिलीव कि जी उस चीज के ऊपर मैं, आप या कोई भी कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। एंड ऑल वी कैन डू इज ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, एंड हेंस जब अपना काम अच्छा करेंगे तो कहीं ना कुछ उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आता है। फर्दरमोर, जहां तक मुल्क के इकोनॉमिक सिचुएशन का सवाल है, आई बिलीव सिचुएशन हैज इम्प्रूव फ्रॉम व्हाट इट वाज 6 months बैक, एंड होपफुली दिस विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जो मुल्क के हालात हैं, वो अगर मुल्क के हालात की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट डूबेगी, तो सिर्फ हमारे साथ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं खराब होगी। आप चाहे बैंक में पैसा रख दें, आप कहीं भी पैसा रख दें, उसकी वैल्यू फिर नहीं होगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता खुदा ना खास्ता, तो आपने सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है बैंक की, वहां भी पैसा रखा होता है, तो आपका पैसा सेफ नहीं होता, क्योंकि बैंक और पाकिस्तान ही सेफ नहीं रहता फिर उस सिचुएशन में। तो इसके लिए ही हम एफर्ट ये करते हैं एज अ कंपनी कि हम खुद बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। दूसरा, लुकिंग एट द सिचुएशन जिसमें हम हैं, कंट्री है इस वक्त की जी डॉलर डेफिसिट में, तो वी आर ट्राइंग ऑब्वियसली टू पुश आर एक्सपोर्ट रेवेन्यूज टू न्यू हाइट्स, ताकि ये जो फ्लक्चुएशन है करेंसी की, उसके अगेंस्ट भी हम
प्रोटेक्शन दे सके अपने इन्वेस्टर को, और वो सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट की तरह एक फिक्स इनकम पे जो है रिलाय ना करे, और वो फिक्स इनकम जो है वो रियल सेंस में फिक्स इनकम हो। ये ना हो कि आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं लेकिन वो 1,000 रुपये की वैल्यू जो है वो हर 3 महीने में कम होके कहीं से कहीं चली जाए। जी Oh, sir, Irfan Saab, sorry, I was on mute. Irfan Saab, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम खिदर साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। जी जी, go अच्छा ahead. जी, मेरा सरोज साहब से एक क्वेश्चन है कि बड़ी अच्छी इनकी प्रेजेंटेशन थी और जो आईपीओ वगैरह के डॉक्यूमेंट्स मैं देख रहा था, तो मुझे एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मिसिंग नज़र आई है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन ऑफ दिस कंपनी इन द पर्टिकुलरली इन द पास्ट 1 ईयर। और दूसरा, थोड़ा सा ये जो आपकी ट्रेड डेट्स हैं इसका नेचर एक्सप्लेन कर दें, और जो 30 जून 2023 है इस पे इसका क्या स्टेटस है। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज कि ये जो पिछले साल आपने एक इक्विटी की मूवमेंट की है कि आपने अपने रिजर्व्स यानी उसको बोनस की सूरत में कैपिटलाइज किया है, तो इसका आपका क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव था? ये दो तीन चीजें मुझे एक्सप्लेन कर। अच्छा, इसका इसका जवाब भी मैं कुछ मैं दूंगा और कुछ उमर जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो हम जनरेट करें जी, वो तो आपके सामने है। जो हम एक्सपोर्ट की अर्निंग्स कर रहे हैं वो एक सरोज साहब, सॉरी, माय क्वेश्चन इज नॉट ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, it is the economic value addition, like the statement of value addition. What is the value addition from your assets per annum? पर आप इसको आंसर कर सकते हैं। आई एम क्लूलेस ऑन दिस क्वेश्चन कि ये एग्जैक्टली क्या है। खान साहब, इफ यू कैन क्लैरिफाई इकोनॉमिक एडिशन से आप क्या स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, क्या स्पेसिफिक चीज को आप पूछना चाह रहे हैं? Every annual report has a statement of value addition. तो आप हमें बताएं कि लास्ट 1 ईयर में इसका वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट जरा हमें, क्योंकि मुझे प्रोस्पेक्टस में कहीं नजर नहीं आया। ऑल स्टेटमेंट जो एज पर आईएफआरएस प्रिपेयर हुई है, ठीक है, आपका कैश फ्लो भी दिए हुए हैं, आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, और आपकी जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस, ठीक है। मैं आई थिंक आपके पहले दूसरे क्वेश्चन को पहले आंसर कर देता हूँ, देन समझ के मैं पहले को फिर कर दूंगा। आपका दूसरा सवाल ये था कि जी आपका जो बोनस शेयर की सूरत में आपने किया है वो क्यों किया है, जो रिजर्व से आपने कैपिटलाइज क्यों की है? तो देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा एक ही होता है। एक कंपनी है जो 20 साल से कमाई गई है, ठीक है, 20 साल से जिसने पैसा कमाया है, आज जब वो आईपीओ के लिए जा रही है तो एक्स नंबर पे वो रिजर्व्स के खड़े, वो रिजर्व्स बनाए भी स्पॉन्सर की इक्विटी से गए हैं। स्पॉन्सर ने 20 साल उसके ऊपर काम किया है, मेहनत की है, और वो उन्हीं का हक है। तो इसलिए जब भी कभी कोई कंपनी लिस्टिंग पर आ रही होती है, ये सिर्फ सिमेट्री के साथ नहीं हुआ, आप बाकी कंपनीज में उठा के देख लें, जितनी भी आई हैं पिछले 25-30 साल में, सब में ये होता है इन द प्रीसीडिंग ईयर बिफोर द आईपीओ एक बहुत हैवी बोनस दिया जाता है, ताकि वो जो कंट्रीब्यूशन है वो उन स्पॉन्सर्स को दिया जा सके, उनकी उस वैल्यू का, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का। इरफान साहब। अच्छा, जो सर इरफान साहब देखिए, का जो क्वेश्चन हाँ है, मैं थोड़ा सा उसको अगर ये फाइनेंशियल फॉर्मूला की एस्पेक्ट में बात करें कि जी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, मुझे जो लगता है कि वो एग्जैक्टली वो चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि क्या परसेंट। एम आई राइट इरफान साहब? नहीं सर, माय क्वेश्चन इज ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू, सर आप थोड़ा एक्सप्लेन द करें रियल एग्जाम्पल के साथ वैल्यू कि व्हाट इज फॉर द इकोनॉमिक, शेयर आप होल्डर्स थोड़ा फॉर सा द जनरल। एक्सप्लेन करें व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, थोड़ा सा ना विद एन सर एग्जाम्पल देखें, आप लाइक, क्या होता है। हाँ लाइक देखें, जिसका होता है ना, आप जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है जी उसमें से आप सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस निकाल देते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, जी इस तरह की सारी चीज़ें निकाल के, ठीक है, नॉन कैश आइटम्स निकाल के, जी तो फिर आपकी एक कैश जनरेशन जी आती है। उस कैश जनरेशन में से फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते जी हैं। व्हाट वी वांट टू नो इज कि हाउ मच एक्चुअल कैश, अगर देखें प्रॉफिट टू कैश रेशो होती है ना, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ कि 100 रुपये का प्रॉफिट आपने कमाया, उसमें से बाकी नोशनल चीजें निकाल के कंपनी का कैश कितना बड़ा है, उसके पास उस प्रॉफिट की कैश फॉर्म कितनी आई है, ये जरा मुझे एक्सप्लेन कर। हाँ, मैंने एग्जैक्टली यही बात की कि आप जो हैं वो फाइनेंशियल फार्मूले के हिसाब से मांग रहे हैं, WACC जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि जी मैं समझ गया हूँ आपकी बात को।
अच्छा देखें, इस सवाल का स्पेसिफिक आंसर जो है ना, वो तो मेरे ख्याल में वी शुड टेक ऑफलाइन, और उसमें हम आपको कैलकुलेट करके अपनी टीम के साथ बिठा के ये नंबर दे दें, ताकि, क्योंकि मैं इसमें हवा में बात करूं तो कुछ नहीं। बट जो जनरल आपका एक क्वेश्चन है वो मैं जरूर टेकअप कर लेता हूँ। आपने कहा कि जी आपने हमारे ट्रेड डेट्स की बात की थी कि वो काफी हाई है। मैं आपको उनकी जी जी, उनकी ट्रेड उनकी डेट्स का मैं उनकी जो फिगर है ना। जी, मैं आपको उनकी नेचर, मैं आपको अकाउंट रिसीवर्स हमारे काफ़ी हाई है, और उसकी रीज़न ये है कि वो अकाउंट रिसीवर्स हमारी बिलिंग के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। सो देयर इज़ अ बिग बिजनेस विच इज़ कमिंग फ्रॉम मीडिया बाइंग, जहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग की परचेज कर रहे हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, अपने क्लाइंट्स के लिए। वो पैसा आता है हमारे पास, इनवॉइस हमारे पास आती है, हमारे पास से क्लाइंट के पास जाती है, और वो पैसा उसी तरह से वापस फ्लो करता है। लेकिन वो हमारे रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। रेवेन्यू का पार्ट है जो फी हम उसके ऊपर चार्ज करते हैं। तो जो आप उसका कंपैरिजन करेंगे अगर हमारे नेट रेवेन्यू से रिसीवेबल का, तो वो आपको कभी भी सही पिक्चर नहीं देगा। आपको एक स्टेप पीछे जाके हमारी ग्रॉस बिलिंग देखनी पड़ेगी, एंड दीज आर एज पर IFRS। ये ग्लोबली स्टैंडर्ड ही इस तरह है इस बिजनेस वर्टिकल का। जहाँ पे मीडिया बाइंग होती है, वो पूरा रिकॉर्ड एजेंसी के थ्रू ही जाता है, और पैसे वापस भी उसी तरह से जाते हैं। तो इस वजह से वो रेवेन्यूज जो जो नंबर है वो हमेशा हाई होता है, क्योंकि वो पैसे हमें रिसीव करने हैं ऑन बिहाफ ऑफ गूगल, फेसबुक, जहां भी हम पेमेंट कर रहे हैं। सरोज सही। साहब, व्हाट इज द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड? एक इसकी टर्म जो होती है ना कि जी जी एक जी रिसीवेबल आपका इनवॉइस जनरेट हुआ, जी 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 कितने दिन में आप रिसीव कर देखें, लेते जो हमारे रेवेन्यू की इनवॉइसेज हैं, उनका रिसीविंग पीरियड अगर आप हमारी एजिंग देखेंगे टोटल रेवेन्यूज पे, तो इट इज 60 to 75 days मैक्स, जो एवरेज हम मेंटेन कर रहे हैं। बट विद रिगार्ड्स टू द मीडिया इनवॉइसेज, वहां पे ये पीरियड ज्यादा हो सकता है। थैंक थैंक यू। अरफान साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है अल्फला सिक्योरिटीज में। अरफान साहब, मैं आपके साथ मे बी कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा, देन मे बी यू कैन टेक सर? दीज असल में क्वेश्चंस ऑफलाइन। जितनी भी मैंने डिस्कशन की है ना इस पे, एज यू आर अवेयर कि हमने एक पूरी रिपोर्ट लिखी है सिमेट्री पे, हमारे श्योर। रिसर्च डिपार्टमेंट। तो उसमें मुझे दो तीन ऐसे चीजें नजर आई हैं कि जहां थोड़ा सा ना हमने अपने जो पोटेंशियल को है वो थोड़ा सा कम प्रेजेंट किया है। लाइक जितने भी आप अगर नैस्डैक वगैरह पे आप देखें या बाकी कंपनीज पे, तो ये जो एक नया कंसेप्ट है ना इकोनॉमिक वैल्यू एडिशंस का, तो कंपनीज बड़ा फोकस करती हैं इस पे कि यार देखो कि कंपनी हमारी कैश जनरेट करके उस कैश पे कैपिटलाइज करके फिर आगे ग्रो कर रही है। ना सिर्फ हम आपका शेयर होल्डर्स का पैसा हम जनरेट करेंगे, उसको यूज करेंगे, बल्कि हम हमारे पास ये भी कैपेसिटी है कि हम अपनी जो इंटरनल अर्निंग्स होंगी या प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसको भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा सा मुझे एक एस्पेक्ट नजर आया था। और दूसरा एक चीज मेरे से मिस हो गई कि हमारे डिपार्टमेंट की फाइंडिंग थी कि इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से आई थिंक उसका सर्टन एक हैवी परसेंटेज थी जो कि इनके 3 से 4 क्लाइंट से आ रही है। एक मतलब 50% प्लस का पोर्शन है। तो ये भी थोड़ा सा इनके क्रेडिट रिस्क को शो कर रहा था, तो उस पर भी अगर सरोज साहब क्लैरिफाई जी कर दें। बिल्कुल सर, देखें हमारे जो जो 4 या 5 मेजर क्लाइंट्स होंगे, वो डेफिनेटली हमारे रेवेन्यूज में अच्छा पोर्शन लेके आ रहे हैं। अब उसमें दो एलिमेंट्स हैं एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारी अरेंजमेंट के थ्रू पैसा आ रहा है कि जहाँ एक कंपनी सॉलिसिट कर रही है हमारे बिहाफ पे बिजनेस, और वहाँ से पैसा हमें रिसीव होता है, तो वो ऑर्डर सारे उस कंपनी से आएंगे, चाहे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा, लोकली अगर मेरे पास, मैं आपको ये सेफली कह सकता हूँ कि हमारे जो टॉप 70 to 80% रेवेन्यू इट इज कमिंग इन फ्रॉम 10 क्लाइंट्स। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं उसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जिस स्पेस में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजर्स इंडस्ट्री के अंदर हैं ही 40 या 50। उसमें से अगर 10 या 15 के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इस तरह की कंसोलिडेशन और कंसंट्रेशन रिस्क जो है ना, वो आएगा, हमेशा आएगा। इसी को डाइवर्ट करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए वी आर ट्राइंग कि हम अपने एक्सपोर्ट के नंबर्स को ज़्यादा बढ़ाएं, और हम इसीलिए नॉर्थ अमेरिका, ये मिडल ईस्ट और एपैक में इस वक्त काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, ये अब देखें, मीज़ान बैंक की एग्जांपल लें। मीज़ान बैंक इज़ अ बैंक जो कि साइज में बड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है माशाल्लाह उसने। लेकिन अगर मैं देखूं कि जी उसकी जो डिजिटल के ऊपर स्पेंडिंग है, वो एक्टिविटी है, वो मीगर है एज
या जो HBL कर रहा है लेट से खर्चा, तो वो चीज अभी यहाँ पे क्योंकि डेवलप हो रही है, साइज छोटा है एडवर्टाइजिंग का फ्रॉम अदर बिजनेसेस या न्यू बिजनेसेस कह लें। यही कह रहा था कि मैंने जहां तक बात की WAC इससे वैल्यू एडिशन से पहले, वो तो आप लोगों ने सुन लिया है बिलीव सबने। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बस नहीं वैल्यू अभी एडिशन लास्ट के, में, जी वैल्यू लास्ट एडिशन में पे मैं, पॉज हुई थी जी। जी वैल्यू एडिशन पे मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन फ्रॉम इरफान साहब, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज चाह रहे हैं मांगना। लेकिन उसके लिए हम इस वक्त वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हमें वो ऑफलाइन कॉल के लेना पड़ेगा एट सही, हिज कन्वीनियंस, और हम अपनी जो भी टीम के साथ, फाइनेंस टीम के साथ में बैठ के आपको नंबर्स की कैलकुलेशन दे सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। मौजम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम जी अच्छा अस्सलाम। मौजम मेरा गो। जी मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपके बिजनेस सेगमेंट से रिलेटेड है। मैं प्रोस्पेक्टस पे देख रहा था, आपके 4 बिजनेस सेगमेंट है। अब इन चारों बिजनेस सेगमेंट में ना बेसिकली क्या है कि डेटा का यूज़ है, ठीक है? तो मतलब आपका बिजनेस मॉडल ही डेटा ड्रिवन होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि इस डेटा के लिए, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो डेटा मेकिंग डिसीजंस में आगे एआई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए आपके पास इन हाउस एआई इंजीनियर्स हैं इस काम के लिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में जो है वो एआई एल्गोस बनाने पड़ेंगे इसके लिए, डिज़ाइनिंग डेवलपिंग जो इस डेटा पे डिसीजन मेकिंग करेगी, जिसके थ्रू आप कंसल्टेशन देंगे या, तो इसके लिए इन हाउस आपकी कैपेबिलिटी के बारे में पूछना है। और सेकंड क्वेश्चन हो मैं बाद में पूछता हूँ। जी पहला क्वेश्चन आपका जो है, मैंने पहले भी आंसर किया कि एआई की जितनी capability we need at this point, we have that capacity in house। उसके लिए हमें बाहर जाने की इस वक्त जरूरत नहीं है, हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और वो चीज़ें हम इंटरनली कर सकते हैं। हाँ फ्यूचर में अगर फर्दर हमारी कोई नीड ऐसी डेवलप होती है कि जहाँ पे हमारे पास लोग नहीं है, यानी कि जो स्कोप आज डिफाइंड है उससे ज़्यादा स्कोप चला जाता है कल को, हमें कोई नई चीज़ करनी पड़ जाती है जो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, तो यस फिर उस वक्त हम कह सकते हैं। बट जो इस वक्त जहाँ पे प्रोडक्ट को हमें लेके जाना है वो हम विद इन आर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी वो बिल्कुल इन हाउस करेंगे। अच्छा सर, मौजम। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड। मैं आपकी कंपनी के हवाले से ना गूगल पे सर्च कर रहा था, तो कंपनी को प्रीवियसली ना गवर्नमेंट की तरफ से फाइन भी हो चुका है डेटा प्रोटेक्शन लॉ को वायलेट करने पे। नहीं तो एक चीज, एक मिनट, अब मैं इसको बिल्कुल डिनाई कर दूंगा, ये कभी नहीं हुआ। अगर कुछ है तो आप ज़रूर खिदर साहब से शेयर करें, ज़रा हम देखें क्या चीज़ है जिसको आपने पढ़ा और वो हमें है या कोई और कंपनी है। हमें कभी कोई अच्छा फाइन नहीं हुआ। लेकिन अच्छा तो प्राइवेसी पे बेसिकली, लेके मैं जनरली आपको आंसर कर देता हूँ कि देखिए हम लोग जिस लेवल की इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं और जिस लेवल का डेटा इस वक्त हम हैंडल कर रहे हैं, ये कंपनीज रेगुलेटेड स्पेस में काम करती हैं, बी इट टेलको, बी इट बैंक्स, FMCGs को छोड़ दें इस काम के लिए एक मिनट, क्योंकि डेटा जो बिग डेटा है इन लोगों के पास होता है। तो अब उस पे जो प्राइवेसी है, उसकी डेटा की सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल लेयर्स में काम होता है, कोडिंग के लेवल पे, होस्टिंग के लेवल पे। फिर जब कोई भी कोड डेवलप होता है, हमारे एंड पे टेस्टिंग होती है, क्लाइंट के एंड पे टेस्टिंग होती है, थर्ड पार्टी असेसमेंट सिक्योरिटी की अलग होती है। तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट टूल्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करते हुए डेटा सिक्योरिटी के ऊपर पूरी तरह से काम किया जाता है। लेकिन हैविंग सेड सो, यू वुड अग्री कि दुनिया में कोई भी कंपनी, बड़े से बड़े टेक जायंट्स भी 100% डेटा सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते, तो वो हम भी नहीं कर सकते। मतलब कंपनीज लाइक फेसबुक, उनका डेटा जा चुका है, तो उस जैसा टेक जायंट नहीं डेटा संभाल सका। लेकिन ये कि हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है, आज तक जो भी हम इवन हमारे तो ये बीच में आपने देखा था, एक राउंड चला था कि बैंक की वेबसाइट्स हैक हो रही थी, ये बहुत हुआ, पाकिस्तानी बैंक की वेबसाइट्स हैक हुई। उस वक्त भी हमारा कोई क्लाइंट ऐसा नहीं था जिसकी वेबसाइट हैक हुई हो। तो हम लोग अल्लाह का शुक्र है टचवुड के अभी तक इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आई है। जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स है वो हम इसके लिए करते हैं, और मूविंग फॉरवर्ड जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। तो हम कोशिश हमारी यही है कि उस पर भी जो प्रैक्टिसेस हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें उनको लेके चलते हैं। थैंक यू। तो सर एक और क्वेश्चन अगर आप इजाजत दे तो पूछ लूँ।
जी जी बिल्कुल पूछना है। अच्छा, एक आपने ना ट्रांसफॉर्मेशन सेगमेंट में एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेशन है जिसमें आपने ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बात की है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ब्लॉकचेन पे हमने कहाँ पे बात की है? सर ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ टेक्नोलॉजी कंसल्टेशन की बात है ये। जी तो टेक्नोलॉजी वहाँ कंसल्टेशन की बात हुई है, बट ब्लॉकचेन की बात कहाँ पे हुई है? ब्लॉकचेन मैं की बात तो ठीक है यहाँ पे, उसमें प्रोस्पेक्टस न्यू की बात, न्यू टेक की बात सिमेट्री। हुई होगी, लेकिन जी ब्लॉकचेन की तो हमने कहीं बात नहीं की हुई होगी। सर इसमें है ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, ये आपने सारी इस पे क्या है कि ये जो है इस सेगमेंट के अंदर फॉल कर रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस। तो देखें। तो मेरा क्वेश्चन देखिए, मेरा हाँ क्वेश्चन ये है कि आप अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फ्यूचर में कोई काम करेंगे कि मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है डेटा स्टोरेज के लिए, तो इसको आप फ्यूचर में लेके आएंगे अपने बिजनेस में या अपनी डेटा सिक्योरिटी के लिए? देखें, ये क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा, क्योंकि आई एम अ बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली जो भी मैंने आपको एक जनरल जवाब दिया कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल होंगे वील अडॉप्ट देम, वील इम्प्लीमेंट देम। लेकिन जो इसकी जो एप्लीकेशन है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है कि कब आएगा, कैसे आएगा, कितना जल्दी, कितना देर में, वो हमारे इंजीनियरिंग की जो टीम है, जो हमारे सीटीओ हैं, वो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली किसी भी चीज़ पे पाबंदी नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है, अगर वो हमें ज़्यादा बेहतर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है तो वी ऑप्ट फॉर इट। सही। थैंक अच्छा, यू जी सरोज साहब। थैंक जी यू। उमर आप साहब। आई वुड लाइक टू आस्क, ये जो जेंटलमैन जो सवाल कर रहे थे इनका नाम अगर मैं जान मोहम्मद सकूं। मुअज्जम। मुअज्जम। सर मोहम्मद मौजूद। मौसम, ये जो आप प्रोस्पेक्टस जो देख रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अभी जाकर के टॉप लाइन की वेबसाइट से या सिमेट्री की वेबसाइट से या पीएसएक्स की वेबसाइट से अपडेटेड प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लो। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो एडिशन था ये पीएसएक्स, बेसिकली आप देखें जो प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल प्रोसेस है, पहले पीएसएक्स एक कुछ चेंजेस कराती है, कुछ रिकमेंडेशंस देती है, उसके बेसिस में डॉक्यूमेंट बनता है। फिर उसके बाद वो एससीसीपी में सेकंड लेयर ऑफ अप्रूवल्स होती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये एससीसीपी ने निकाल दिया है, ठीक है। सो आप प्लीज इसको फिर से अपडेटेड जो प्रोस्पेक्टस आया है उसको आप चेक कर लो, तो आपको ये चीज नहीं होगी। एंड जनरली एज अ टेक्नोलॉजी बिल्कुल बात की होगी, लेकिन स्पेसिफिक कि सिमेट्री ग्रुप कुछ कर रहा है उसके ऊपर वो नहीं मेंशन होगा। थैंक यू। चलें नेक्स्ट चलते हैं कुद्दूस। हाफिज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई और सरमाया, थैंक्स फॉर ब्रिंग सिमेट्री एंड मिस्टर सरोज। मेरा सरोज साहब से सवाल होगा कि सर, देखिए अभी पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, तो नॉर्मली हम उन कंपनीज को फोकस करते हैं कि जो एक्सपोर्ट बेस हो या उनकी इनकम एक्सपोर्ट बेस हो। अभी आपने कहा कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैरिबियन में हैं, नॉर्थ अमेरिका में, और आपने फिर मिडल ईस्ट का भी नाम लिया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मिडल ईस्ट के अंदर स्पेशली आपने सऊदी अरब का भी नाम लिया, तो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? और फिर एक चीज़, एक मुझे रिस्क अभी लगा जो आपने अभी मेंशन किया था किसी के सवाल पे अभी पहले, कि आप जो है वो एज अ सब कौन काम कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट काम नहीं कर रहे, तो अगर आप एज अ सब कौन काम कर रहे हैं, तो वो जो जिनसे आप काम ले रहे हैं, जो मेजर जहाँ से आपको बिजनेस आ रहा है, जो 3 या 4 लोग हैं, तो वो पाकिस्तानी कंपनी है या वो अब्रॉड की कंपनी है? क्योंकि इस रीजन के अंदर जीसीसी के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा सस्ती लेबर प्रोवाइड कर रहा है और सस्ती सोल्यूशन भी दे रहा है। ठीक है, जैसे चेन्नई से बहुत अच्छा काम हो रहा है, हैदराबाद सिटी से बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इनका बेंगलोर वगैरह तो पुराने हैं। तो अगर कल को अगर ये रिस्क है, कल को अगर वहाँ से और सस्ता उनको सोल्यूशन मिल जाता है, तो फिर भी वो आपके साथ काम करेंगे, आपको बिजनेस देंगे, या फिर वो इंडिया की तरफ मूव हो जाएंगे? तो ये मेरा क्वेश्चन है, आप प्लीज इसका आंसर। थैंक अच्छा, ये जो है ना, तो एक तो ये चीज़ हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि जो ड्रास्टिकली मैंने पहले भी टच किया इस पॉडकास्ट के शुरू में एक क्वेश्चन के जवाब में, कि जो डीवैल्यूएशन है हमारी करेंसी की, उसने हमें कंपैरेटिवनेस दी है एज अगेंस्ट इंडिया। किसी भी मार्केट में आप जाएं, ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से इंडियन रिसोर्स, एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं रिसेंटली, क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं फ्रॉम द रीजन, जहाँ पे काम स्ट्रेट अवे पहले इंडिया जाया करता था,
वो कामों के लिए भी अब क्वेरी हमारे पास आना शुरू हुई है, और उसकी रीज़न ये है कि एटलीस्ट भी 30 से 40% का बेनिफिट उनको हम दे रहे हैं प्राइस के अंदर। तो इसकी वजह से एक ये सिर्फ एक डॉलर डिवैल्यूएशन की वजह से ही हमें बेनिफिट है इमीडिएट। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में एक और इम्पॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये है कि एक दफ़ा अगर आपने कोई डिजिटल एसेट क्रिएट किया किसी क्लाइंट के लिए, तो उस डिजिटल एसेट के बाद उसका रिकरिंग रेवेन्यू आना 15 से 20% फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 years वो कंपलसरी है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस होती है। वो साल भर आपके पास रहेगा, और क्योंकि एक अच्छी वैल्यू पे आप काम करते हैं, तो ये आप हुक होता है आपका। वो हुक आपने एक दफ़ा कर दिया, ये वन टाइम प्रोजेक्ट्स नहीं होते कि आपने वेबसाइट कर दी या आपने मोबाइल ऐप बना दी तो अब वो किसी और के पास ले जाएगा उसकी जी मेंटेनेंस। वो एसएलए रहता है, जी, बिल्कुल रहता तो है। वो एसएलए 15 से 20% रेवेन्यू रिकरिंग भी देता रहता है आपको। तो ये ठीक है। दोनों फैक्टर्स हैं। और ये नहीं है कि अच्छा, एक जो आपने बात की ना कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग, जी जी उसमें देखें उसकी भी वजह आप समझें, स्ट्रैटेजी क्या है। देखें, एक तरीका ये है इंटरनेशनल मार्केट में जाने का कि मैं अपना जाके ऑफिस खोल दूं सिंगापुर में, दुबई में, कतर में और सऊदी अरेबिया में। मैं चले फ्रंट ऑफिस मेंटेन कर लूं, 8-10 लोग रख लिए, सेल्स करेंगे, थोड़ा ऑपरेशंस को देखेंगे, पीआर बिल्डिंग करेंगे, और वो काम इस तरह से जो है वो पीछे भेजते रहेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पहली बात ये कि मुझे ऑफिस बनाना है, वो सबसे 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 पहला और सबसे आसान काम है। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि बीइंग सिमेट्री, मैं वहां जाके एज सिमेट्री अपना नाम बनाऊं, एक ब्रांड बिल्ड करने खड़ा हूं, वो इंडस्ट्री के अंदर वो रिलेशनशिप्स बिल्ड करूं। ये थोड़ा एक लॉन्ग हॉल प्रोसेस होता है जो आप इमीडिएटली नहीं कर सकते। आप कभी भी जाएंगे किसी नई मार्केट में, आपको जाके ये सब काम करना है, 1-1.5 साल कम से कम आप मेहनत करें, फिर आप उस नाम पे काम ले सकते हैं। तो हम ऑब्वियसली, हमारी तो स्ट्रैटेजी ही ये है कि इन सारे रीजन्स के अंदर हम या तो जेवीज फॉर्म करें, या हम ऐसे पार्टनर्स के साथ काम करें जो कि वहाँ फ्रंट ऑफिस ऑलरेडी मेंटेन करते हों, अच्छा नाम मेंटेन करते हों, कि क्लाइंटेल अच्छी हो, ताकि हमें डायरेक्ट इनरोड्स मिले। और ये एक टिपिकल सब कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल भी नहीं होता। हम इसके अंदर जॉइंट पिचेस भी करते हैं। हमारे जो को फाउंडर हैं, ही वाज, जब फीफा वर्ल्ड कप था कतर में, तो ही वाज देयर फॉर लाइक गुड 2-3 मंथ्स, क्योंकि वहाँ पे हमें और प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे एआई के, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड थे, मैनेजमेंट, फैन जोन्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, डिजिटल के ऊपर चीज़ें करनी थी। वो प्रोजेक्ट्स हमें मिले हुए थे, और उसकी जो पिचिंग थी उसमें भी हम जॉइंट पिचेस के अंदर गए थे विद दैट क्लाइंट, विद दैट पार्टनर ऑफ आर्स। तो ये एक टिपिकल सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है जिस तरह यूरोप और यूएस से हो रही होती है। ये एक ज़रा डिफरेंट किस्म का मॉडल है, जहाँ पे हम उनको पार्टनर बनाते हैं और उनको फ्रंट ऑफिस रख के अपना हम चाहते हैं कि वो हमें काम दें, क्योंकि उनकी स्किल नहीं है ये। तो हम डेवलप करना चाह रहे हैं बैकएंड के ऊपर, उनको सपोर्ट दें, उनका काम है सेल्स करना, वो सेल्स करें। आई होप कि आपका मैंने ये क्वेश्चन जो है आंसर किया सही से। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। कुद्दूस भाई, प्लीज गो अहेड। कुद्दूस, इंतखाब, फराज। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया वालेकुम। सरोज साहब का और खिज़र भाई आपका। वेरी वैल्यूएबल डिस्कशन आई वुड से। सरोज साहब, मेरा क्वेश्चन ज़्यादा फाइनेंशियल साइड पे मैं करना चाह रहा हूँ। उसमें जो अगर मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी प्रॉस्पेक्टस में लगी हुई है, जी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे एक ट्रेड डेट की एक फिगर नज़र आती है विच इज़ इन्फ्लेटिंग। यानी कि पहले लास्ट ईयर में ये 110 मिलियन रुपए के थे, जो इस साल इंक्रीज़ होकर 239 मिलियन के हो रहे हैं। ये तकरीबन आपके कैपिटल के साइज़ की वैल्यू है, और इसमें अगर कोई बैड डेट होने का चांस है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू डिक्लाइन आता है उसमें। मैं उसमें एक तो ये पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये किस नेचर के हैं, और इसकी गुड होने के या आपके पास इसकी रिकवरेबिलिटी कैसे है, यानी कि आपके पास क्या टूल है कि आप कह सकते हैं दिस इज़ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बाद में पूछता हूँ, पहले काइंडली आप इसका आंसर कर दीजिए। अच्छा फराज साहब, देखिए ये बिल्कुल है, और होता ये हेलो। है कि कुछ। हाँ सरोज, आप जवाब देंगे? मैं उनका अच्छा, पहला बेसिकली क्वेश्चन बस सुन सकता हूँ थोड़ा सरोज, सा। जी। फराज फराज
का सवाल ये है कि ट्रेड डेट्स जो है आपके लास्ट ईयर 110 मिलियन थे, फिर 239 मिलियन हो गए, जो कि आपके तकरीबन कैपिटल के बराबर हैं। तो हाँ आपके पास क्या मेजर है कि आप इसे कहें कि ये गुड है और ये बैड डेट नहीं हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, देखिए नेचर के ऊपर एक तो क्वेश्चन था। नेचर मैंने पहले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की कि इनकी नेचर क्या है। गुड और बैड पे मैं दो चीजें कवर करूंगा कि एक तो देखें, हम 20 साल से काम कर रहे हैं। टोटल इन 20 सालों में मेरे ख्याल में हमने 10 मिलियन की भी आज तक बैड डेट नहीं की है। तो और उसकी रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊं। उसकी रीजन है द क्वालिटी ऑफ आवर क्लाइंट। वहाँ पेमेंट डिले तो होती है ड्यू टू सर्टन रीजंस। अब पीएनजी है, पीएनजी का जो हमारे साथ क्रेडिट टर्म इज 120 days। इन 120 days इफ इट इज रिटन, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो 120 days का मतलब एटलीस्ट भी 150 days है सही। पाकिस्तान के अंदर। तो ये दो चीजें जो है ना, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। हमारे कितने ही सालों के, और 5 साल से केपीएमजी हमें ऑडिट कर रहा है। आप बेड डेट्स निकाल के देखेंगे, प्रोविजनिंग भी आपको इसीलिए नहीं दिख रही क्योंकि हमारे बेड डेट्स नहीं होते हैं। दे आर ऑल गुड क्वालिटी क्लाइंट्स। अगर हम छोटे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो डेफिनेटली हम बेड डेट्स करें, या प्रोविजन करें उसका एटलीस्ट, लेकिन वो चीज़ नहीं है इस वजह से। जी फराज। ओके। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट, अगर अगर आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन आपके रिसीवेबल्स का कॉर्पोरेट है और हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दे विल नॉट बी। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका एक टैक्सेशन के अंदर आपका एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ये आपका लोकल टैक्सेस जो कट जाते हैं, ये वो वाले हैं जो कि बाद में एडजस्ट हो जाते हैं टोटल सेल्स की तरफ इनकम टैक्स में? उमर मेरा ख्याल शायद जवाब दे पाए। नहीं बिल्कुल नहीं ये सर, वही वाले, आपने बिल्कुल हाँ ये सही, नॉ बिल्कुल। ये बिल्कुल ये वही वाले टैक्सेस। ओके। और जी। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है जी कि आपका जो इस वक्त एक्सपेक्टेड, जो अगर आपका शेयर प्राइस जो 4.2 आपने लेट्स से, फ्लोर प्राइस। हाँ जी, फ्लोर प्राइस पे, तो आपका मल्टीपल कोई 8 के करीब के बनता है पोस्ट इशुएंस, यानी कि जो कि हमारे जैसे इन्वेस्टर जो जब एंटर हो जाएंगे तो उसको उनको मिलेगा। कंसिडरिंग कंसिडरिंग आपका ग्रोथ जो कि पिछले काफ़ी सालों से बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो आप ये समझते हैं इज इट जस्टिफाइड और यू आर ऑन ए लोअर साइड ऑफ द लोअर साइड पे आप ये आपने पिच किया इसको? अच्छा फराज, इसको मैं आंसर करता हूँ। देखिए इसमें ये है कि बिल्कुल आप हम डेफिनेटली हमने लोअर साइड पे रखा है। उसकी वजह मैं आपको बड़ी सिंपल सी बता देता हूँ कि देखें, एक तो पिछले दिनों जिस वक्त हमने आईपीओ की प्लानिंग शुरू की थी, जिस वक्त आईपीओ करने का वो था, मार्केट वाज नॉट वेरी रिसेप्टिव। ठीक है। और हमारा प्रोसेस ऐसा नहीं है पीएसएक्स का या एससीसीपी का कि हम मार्केट अच्छी हो गई तो हम जाके उन्हें बोलेंगे यार प्राइस हमारी बढ़ा दो। ठीक है। अगर मैं आज ये प्रोसेस शुरू कर रहा होता तो शायद मैं रखता इसको थोड़ा और ऊपर। ठीक है। जो आपको मिलेगा, पोस्ट की बात कर रहे हैं आप, तो अच्छा दूसरा जो एंगल मैं आपको बताऊं, फाइनेंस में हम लोगों का जो होता है वो ये होता है कि जी जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे इस साल का पोस्ट के नंबर ऑफ शेयर्स को ना लिया जाए। उसकी वजह ये है कि वो जब पैसा आया ही नहीं है अभी तक, तो वो तो पिछली परफॉर्मेंस है ना, वो नेक्स्ट ईयर के ऊपर लेना ज्यादा रेलेवेंट बनता है। अगर नेक्स्ट ईयर के ऊपर हम लेते हैं जो हमने प्रोजेक्शन बनाई है, एंड लेट मी अश्योर यू, टॉप लाइन हमेशा हम लोग जो है बहुत ज्यादा प्रूडेंट परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन बनाते हैं, कि हमेशा इत्तेफाक बोल तो नहीं बोलूंगा मैं, इंटेंशनली जो भी हमारा क्लाइंट जो लिस्टिंग पे आया है उसने वो जो रिजल्ट हमने फोकास्ट किया था उससे बेहतर ही परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। आप तो कंजर्वेटिव वो हम ज्यादा कंजर्वेटिव कर देते हैं। जहां पे सरोज साहब ने मुझे बोला कि यार इस चीज की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 15% होगी, तो हमने सरोज साहब से बहस करके, बहुत लंबा वो भी सेशंस हुए हमारे, और वो करके जस्टिफाई करवा के हमने उसको जो है 7 या 8% की ग्रोथ ली है उस जगह पे, जहां पे ये न्यू प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। ये मैं पुराने प्रोडक्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि वो भी चलते रहेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज देखने की है वो ये है कि जी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेट है वो तो चलता रहेगा, वो तो इसी पेस पे ग्रो करता रहेगा। अब न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो आकर के और ऐड ऑन करेंगे टू द टॉप लाइन एज वेल एज द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी। जी। तो मैं एक चीज और इसमें ऐड करूं कि अगर आप अगले साल के उस पे देखें तो 3.91 का मल्टीपल बनता है डाइल्यूटेड बेसिस पे। सही सही। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही हमने वो कर दिया, जबकि सेक्टर इज करंटली ट्रेडिंग एट अबाउट 12 सवा 12। सही।
अच्छा उमर भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है। जी अगर सर। अब मैं जो प्रोस्पेक्टिव्स में आपका टेबल दिया हुआ है कंसोलिडेटेड के ऊपर, जी सर। उसमें मैं देख रहा हूँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है 2020 का आपका 35 मिलियन है, कैश फ्लो जी फ्रॉम ऑपरेशन है 27 मिलियन, जी फिर प्रॉफिट बढ़ के 57 मिलियन पे चला गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 21 पे नीचे आ गया, जी फिर आपका प्रॉफिट 71 मिलियन पे चला गया और कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया। तो जी। ये एक मेरे लिए एक फ्लैग है कि आपके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कैश जो है जनरेशन की कैपेसिटी जो है वो मेरा ख्याल है कि डेटर के इंक्रीज होने की वजह से शायद वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, या और आपके एक्सपेंसेस जो ये हैं असल में फराज साहब ये। होता ये है कि इनकी मैं आपका सवाल समझ गया। होता ये है कि बहुत सारे जो इनके कैंपेन्स होते हैं ना, वो इत्तेफाक से चलते हैं इस वक्त में कि उसकी सारी मीडिया बाइंग जो है वो टर्म के एंड पर आती है। तो अभी आपको लगेगा कि वो बहुत ज्यादा हो गया है। 3 महीने बाद जब वो नंबर्स आएंगे तो वो लगेगा बिल्कुल ही नीचे आ गया। सो ये एक बिजनेस का साइकिल है इनका। और मैंने क्योंकि सरोज साहब की इन लोगों की कंपनी के साथ पहले प्राइवेट इक्विटी के टाइम पे भी इन्वॉल्व थे हम लोग, तो हमें ये आइडिया ये चीज समझ आ गई है कि जी ये एक नॉर्मल साइकिल है। ये इनका कोई बहुत ज्यादा कोई स्पोरेडिकली और कोई वो परेशानी की बात नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड करूँ कि देखें ये जो आईपीओ की प्लानिंग है ये 2021 की नवंबर या शायद अक्टूबर में हमने शुरू की थी। ये प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट में हम कम काम कर रहे हैं। इसमें जो और भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो उनकी भी कैश रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि हमारे जो आउटले के अंदर हमने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि वाई वी आर रेजिंग फंड, जिसमें कि ऑफिस की नए ऑफिस की डेवलपमेंट है, जी जी। इक्विपमेंट का अपग्रेड है। ये सारी भी वो चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली कैश कंज्यूम करती हैं। तो लेकिन सरोज सिर्फ साहब, ये वो जो होती है ना, वो हमारी जो ऑफिस के इक्विपमेंट और इस तरह की चीज़ों में जाते हैं, वो ऑपरेशन के कैश फ्लो में नहीं हम लेते, उसको हम इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में ले जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो आपने आप दिया हुआ है सिर्फ मैं उसके ऑपरेटिंग साथ। कैश फ्लो की अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरऑल कैश फ्लो पे आपको कमेंट कर रहा था। जी अगर जी। सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो की आप बात करेंगे तो उसकी रीज़न एक तो ये है कि आप सिर्फ 2022 और उसके आगे जो इस साल के हमारे रेवेन्यूज़ हैं, अगर आप दिसंबर के 6 महीने के रेवेन्यूज़ देखेंगे और प्रॉफिट्स देखेंगे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। अब वो उस किस्म की इंक्रीज को फ्यूल करने के लिए भी पैसा खर्च होता है, और वो कहाँ जाके पैसा फंसता है, वो इसी तरह की कैंपेन्स के अंदर पैसा अटकता है आपका। और इस काम को हम अब मैं आपको बताऊं कि जब हमने काम शुरू किया था इन 2003, तो हम हमारा मेजर इनकम वाज कमिंग फ्रॉम द मीडिया बाइंग एक्टिविटीज। उसमें ही सबसे ज़्यादा कैश फ्लो स्टक होता है, और वो काम हम पर्पसफुली हम अब एज अ मेन सर्विस पुश नहीं कर रहे अपने क्लाइंट्स को। जो क्लाइंट्स हमारे साथ ऑलरेडी हैं उनको अगर ये सर्विस रिक्वायर्ड है, सर्टेन क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड होती है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम ऑब्वियसली वी आर बाउंड टू सर्व देम। बट वेयर एवर देर आर, अब यहाँ पे इतना ये डेवलप हो गया एरिया कि डिजिटल मीडिया बाइंग की पिचेस होती हैं सेपरेटली। अब वन ऑफ आवर क्लाइंट्स जो कि टेलको है, वो 2 साल से वो पिच करता है, दे वांट अस टू पार्टिसिपेट, बट हम उसमें विलफुली पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि वो $1 मिलियन $1.25 मिलियन का अगर बजट हर महीने खर्चना है, तो ये वो पैसा होगा जो फंसा ही रहेगा सारे साल। तो इसलिए हम इस सर्विस को आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आने वाले सालों में कम से कम करते चले जाएंगे। सही है। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक मच यू। सर। थैंक थैंक यू। यू। आई होप दैट जी मेरा ख्याल है अब सेशन को एंड करते हैं। 30 मिनट ऊपर हो गए हैं जो हमने एम किया था। सरोज साहब, अगर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप कहना चाहें तो देना चाहें। जी, डेफिनेटली ये फोरम इतना अच्छा बड़ा फोरम मिला है तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि देखें ये एक जर्नी है। 150,000 रुपीज़ से हमने शुरू की थी 3 लोगों ने। इस तरह की एग्जाम्पल्स आपको रिसेंटली नहीं मिलेंगी टेक सेक्टर के अंदर भी। टेक सेक्टर के अंदर रिसेंटली ये हुआ है कि जी वीसीज ने फंड कर दिया स्टार्टअप्स को, बड़े बड़े पैसे दे दिए, और वो पैसे कुछ जगह चल गए, कुछ रिसेंटली ये हुआ कि बहुत सारी जगह वो पैसे नहीं चले, वो पैसा खराब हो गया इन्वेस्टर्स का। लेकिन यहाँ पे एक कंपनी है जिसने हमेशा बूटस्ट्रैप किया है, उसके पास पैसे आते गए हैं, वो आगे बढ़ती गई है। और अभी भी हमें अगर टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक फास्ट पेस वर्ल्ड में हम ऑपरेट करते हैं, ये प्रोडक्ट्स अगर हमें इस वक्त इतनी तेजी से डेवलप ना करने होते तो शायद हम इतनी अपनी डाइल्यूशन करते ही नहीं।
हमें क्या ज़रूरत थी कि हम एक पब्लिक एंटिटी बन जाएं जहां रेगुलेटेड स्पेस भी ज़्यादा है और सब। लेकिन हम समझते हैं कि जो नीड ऑफ द आवर है और जो ग्रोथ पोटेंशियल है इन प्रोडक्ट्स का, और हमारी सर्विसेज को जिस तरह ये हेल्प कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करके बढ़ाने में, उसके लिए हमें ये पैसा रेज करना है। तो ये एक जर्नी है जिसके अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेफिनेटली। हम वी आर नॉट अ न्यू कंपनी, 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारे आप सारे नंबर्स देख सकते हैं पीछे के। KPMG को हम इसीलिए 5 साल से जो है ना वो लेके आ गए हैं कि ये भी ना हो कि एक कंपनी है जो जी वो IPO के लिए तो उसने KPMG को रख लिया या किसी को टॉप 4 में से रख लिया फॉर अ ईयर और 2। तो एक एक सिस्टम है, हम कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं उसको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमारे कंसिडर करें, उसमें सम ऑफ द मोस्ट सीजन एंड प्रेस्टिजियस नेम्स आते हैं। ये सब चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं कि एक बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ जाएं और सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेनिफिट और वैल्यू क्रिएट करें। तो आई होप कि आप सब इसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे IPO में आगे बढ़ के। थैंक यू सो मच। Thank you, Saroj Saab. Thank you, Umar Saab. Thank you, Anjum, for helping on this. Thank you for everyone. Enjoy your weekend. We speak next Saturday with another topic. Thank you very much. Thank you थैंक very यू जी, much, sir. थैंक यू। Thank you. खुदा Allah हाफिज। Hafiz.